What is this behavior, पूजा? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आई थिंक मिस आ गई है। हारिस हारिस माइक बंद करो, हारिस माइक बंद सबसे करो। पहले सलाम करेंगे। नहीं मिस नहीं आई। यार बिजनेस स्कूल कौन है? ये स्टूडेंट है यार। पोस्ट इसी का आ रहा है। एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज क्लियर है? यस। आवाज और स्क्रीन दोनों आप लोगों के सामने। स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी है। स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? जी आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब दो तीन चीजें मैं सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। आप लोगों ने अनम्यूट क्यों किया हुआ है खुद को? मैम इसलिए ताकि शोर की आवाज ना आए। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो म्यूट करें और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग चैट बॉक्स में पूछें, क्योंकि इस तरह बहुत जो है वो डिस्टर्बेंस। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। नमीरा, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे जो है वो अपलोड कर दूँ इसको। लेकिन क्लास अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त 32 स्टूडेंट्स हैं। देखो, जिनकी तरफ से ये हो रहा है मैं समझती हूँ उनकी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बता दें कि आप लोगों की तरफ भी कोई किसी किस्म का कोई ग्लिच या कोई आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, या आवाज और सब कुछ क्लियर है? ऑल ओके? चलो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बस स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स ज्वाइन सारे स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किया अभी तक? अच्छा, तो एक बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर मुझे जो है वो लगी कि अटेंडेंस जो है वो पूरी नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करना बंद कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग जब ही मिलेगी जब आप लोग की अटेंडेंस कंप्लीट होगी। तो रिकॉर्डिंग सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि बाद में अगर आपको कोई बात जो है वो जैसे समझ में नहीं आई तो आप उसको जो है वो दोबारा से जो है वो सुन के जो है वो समझ सके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग इस पर्पस के लिए है। अगर मुझे जरा सा भी लगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे इस तरह का कुछ भी, तो मैं रिकॉर्डिंग करना छोड़ दूंगी। अच्छा, तो जो हमारा टॉपिक था, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि लास्ट टॉपिक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? लास्ट कॉन्सेप्ट हमने कौन सा डिस्कस किया था? मार्केट इक्विलिब्रियम और मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड, याद नहीं है, जबरदस्त, बहुत आगे जाएंगे आप। देखो, एक सिंपल सी बात है,
कि अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन प्रॉपर रखना है आप लोगों ने। मैं सिर्फ आज ऐसा कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद जो है वो हमारी पूरे एक मंथ बाद जो है वो क्लास हो रही है। तो मैं मार्केट इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर नहीं है या किसी भी वजह से ठीक है उनकी रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि मैंने कल बोला था कि आप लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं करा है उनके लिए मैं मार्केट इक्विलिब्रियम से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जी। तो मुझे बताओ कि मार्केट इक्विलिब्रियम आपकी कौन सी सिचुएशन होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? हाँ भाई, बस रहमा का आंसर आया है मेरे पास। उमर वाहिद बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम आपकी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड इक्वल होती है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है सप्लाई के। इब्राहिम आपकी तरफ से मेरे ख्याल में डिस्कशन हो रही है, आप जरा अपने माइक को जो है वो market equilibrium is a situation in which the quantity demand of a commodity is equal to quantity supply of a commodity. ठीक है, तो कंप्लीट टॉपिक में जो है वो एक तरह से रिवीजन रख रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ था अगर तो उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हर टॉपिक को हम शेड्यूल से भी देख रहे होते हैं और ग्राफ से भी देख रहे होते हैं। जिस तरह हमने डिमांड कर्व पर शेड्यूल बनाया था, फिर हमने उसको ग्राफ की मदद से ग्राफ की वजह से जो है वो समझा था, बिल्कुल इसी तरह सप्लाई शेड्यूल भी हमने बना के इसका ग्राफ बनाया था। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का भी हम जो है वो ग्राफ बनाएंगे और उससे पहले हम उसका शेड्यूल बनाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मार्केट इक्विलिब्रियम का जब हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें हमने बात भी करी थी ये लास्ट क्लास में कि हम कितने कॉलम्स बनाएंगे। मार्केट शेड्यूल में हमारे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए? 3 कॉलम्स होने चाहिए। कौन कौन से? प्राइस, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, ये 3 कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और हमने अपने शेड्यूल को बिल्कुल सिंपल रखा था और हमने बात करी थी कि फॉर एग्जांपल प्राइस हमने 1 2 3 4 5 ये प्राइस ली थी। हमें पता है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज होती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हमने सिंपल फिगर्स लिखी थी। मलिक भाई, ये मलिक भाई कौन है भाई जो वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 50 40 30 20 एंड 10। और शेड्यूल कांस्टेंट रहेगा क्या रिमशा? देखो, शेड्यूल तो हम एक हाइपोथेटिकल डाटा लेकर जो है वो बना रहे होते हैं ना, तो शेड्यूल तो हमने खुद बनाया हुआ है। शेड्यूल तो हमने खुद बनाया हुआ है। अगर किस प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर चेंज होगा तो यहाँ पे थर्ड शेड्यूल आता है आपका कि ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी डिमांड और ये सेकंड क्वांटिटी डिमांड की फिगर्स हमारे पास आ जाती अगर प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर चेंज होता। जहां तक बात रही कि ये जो हम नंबर्स ले रहे हैं 50 40 30 20 10,
ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को ही जो है वो हम शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हम इस बात को किसी भी फिगर्स के थ्रू समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं 5 4 3 2 1। बात तो वही समझ में आ रही है ना कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने समझ रहे हैं। जब मैं जूम आउट कर देती हूँ मैं, तो आप नोट कर लो, कोशिश करो साथ साथ लिखो। जब क्वांटिटी, और ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपके पास नोट होना चाहिए। तो क्वांटिटी सप्लाई की फिगर्स हमने कैसे ली थी कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं हमारी सप्लाई डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। हाई प्राइस प्रोड्यूसर को इनकरेज करती है टू सप्लाई मोर, टू प्रोड्यूस मोर, डिस्करेज करती है, इनकरेज करती है। तो जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगी हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो इसकी हमने फिगर्स किस तरह ली थी, 10 20 30 40 50, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि वो कौन सी प्राइस है जिसपे डिमांड जो है वो इक्वल है सप्लाई के। तो कौन सी प्राइस है जिसपे डिमांड इक्वल है सप्लाई के, 3। जब आपकी प्राइस जो है वो 3 है, इस प्राइस पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि जितने कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटीज कमोडिटी के, उतने ही जो है वो सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर कर रहे हैं। इट मींस कि इस प्राइस को हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ देखी थी कि इस प्राइस को, किस प्राइस को, जिस प्राइस पे डिमांड इक्वल होती है सप्लाई के, इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम का। ठीक है, प्राइस डाटा हम हमेशा इकोनॉमिक्स में वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो क्वांटिटी डिमांड कॉमा क्वांटिटी सप्लाई लिख सकते हैं, या फिर सिंपल क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ना ही सिर्फ क्वांटिटी डिमांड की बात करें ना सिर्फ क्वांटिटी सप्लाई की बात करें, हम दोनों की बात करें तो सिंपल क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम फिगर्स प्लॉट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे ख्याल में गैप दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी हमें गैप उतना ही वैसे ही देना पड़ेगा। वन टू थ्री फोर और 5, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक कर्व का हमने डाटा जो है वो अकॉर्डिंग उसके प्लॉट कर देना है। पहले हम क्वांटिटी डिमांड का प्लॉट कर लेते हैं। जब प्राइस 1 है तो डिमांड है आपकी 50, 2 पे डिमांड है आपकी 40, 3 पे है 30, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हम देखे जा रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, करेंगे तो हमारे पास कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं, ग्राफ्स हम देख चुके हैं। तो इसको हम एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे तो जो हमारे पास कर्व आएगा उस कर्व को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व, जिसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह हम सप्लाई कर्व अपना बना लेंगे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 1 पे आपकी सप्लाई है 10, 2 पे है 20, 3 पे है 30, 4 पे है 40 और 5 पे है हमारी 50 सप्लाई। अगेन इसको मैं कर्व से ज्वाइन कर लेती हूँ इन पॉइंट्स को, तो हमारे पास जो कर्व आएगा उसे हम बोलेंगे सप्लाई कर्व, ठीक है। अच्छा, अब
जिस पॉइंट पे ये डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है जिस पे आपके डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको हम ई से जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम मार्क, आप ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि इस पॉइंट पे जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास क्या है 30, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है हमारे पास 3। ये तो हो गया हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको याद है कि हम कर चुके हैं, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम पे आए हम। अच्छा, फिर हमने डिस्कस ये किया था कि क्या ऐसी कोई मतलब क्या ये जरूरी है कि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में हो, क्या ऐसा जरूरी है कि हर वक्त डिमांड जितनी हो कमोडिटी की उतनी ही सप्लाई है, या डिमांड और सप्लाई में जो है वो गैप आ सकता है। तो मार्केट डिमांड और सप्लाई जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो इक्वल हो। ठीक है ना, हो सकता है कितनी दो सिचुएशंस पॉसिबल है। ठीक है, कितनी दो सिचुएशंस पॉसिबल है कि अगर डिमांड सप्लाई की इक्वल नहीं होगी तो कौन सी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। और अगर डिमांड इक्वल नहीं है सप्लाई के तो हम इसे कहते हैं कि मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है, डिमांड सप्लाई की इक्वल नहीं है। तो दो सिचुएशन होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया, वेरी गुड। एक को हम शॉर्टेज कहते हैं जब आपकी डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई से, और एक को हम कहते हैं सरप्लस जब आपकी सप्लाई एक्सीड कर जाती है डिमांड से। वेरी गुड। ठीक है, तो व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, इट इज कॉल्ड मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये दोनों सिचुएशन आप लोगों ने मुझे बता दी कि ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो डिमांड एक्सीड कर जाएगी सप्लाई से, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड। और अगर सप्लाई आपकी एक्सीड कर जाए डिमांड से तो इस तो हम कहते हैं सरप्लस या फिर एक्सेस सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर था। अच्छा, अब जब हमने इसको ग्राफ से देखा था तो मैं सेपरेट ग्राफ बना रही हूँ। ठीक है, और अब हम फिगर्स प्लॉट नहीं कर रहे, फिगर्स प्लॉट करके भी हम ये देख सकते हैं, लेकिन हम फिगर्स प्लॉट नहीं कर रहे, सिंपल ग्राफ बना रहे हैं। और उसमें हम देखेंगे कि अगर हमें शॉर्टेज को ग्राफ से दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। अब देखें ये ग्राफ हम जी यासिर, एक सेकंड, ठीक है। तो एक ग्राफ मैं यहाँ पे शॉर्टेज का बना देती हूँ और पैरेलली जो है वो मैं उसका सरप्लस का बना दूंगी। तो ये शॉर्टेज केस हम यहाँ देख लेते हैं। अच्छा जी, तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अच्छा, अब ऑफ कोर्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है, डिमांड सप्लाई की इक्वल नहीं है, तो हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं होंगे। तो अगर हमें शॉर्टेज केस दिखाना हो तो हम इक्विलिब्रियम से हमें ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। अगर हम शॉर्टेज सिचुएशन को दिखाना चाहते हैं तो क्या हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर हैं या नीचे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो है वो नीचे की तरफ हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं हम होंगे तभी हम शॉर्टेज, हमें अब देखें फॉर एग्जांपल आपकी इस वक्त जो प्राइस चल रही है
वो चल रही है आपकी P1। इस P1 प्राइस पे जितनी ज्यादा लो प्राइस होगी, सप्लायर्स उतना कम सप्लाई करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स लो प्राइस पे आप भी अगर प्रोड्यूसर हो और प्राइसेस बहुत कम हो तो आप सप्लाई कम से कम करना चाहोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम कैसे देखेंगे कि सप्लायर इस प्राइस पे कितनी सप्लाई करना चाह रहे हैं और डिमांडर्स इस प्राइस पे कितनी डिमांड करना चाह रहे हैं, ये हम उनकी कर्व से देखेंगे। तो सप्लाई कर्व हमें बता रहा है कि इस प्राइस पे सप्लायर्स जो है वो इतनी सप्लाई करना चाह रहे हैं, जबकि डिमांडर्स जो है वो कोर्स ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लो प्राइस पे आप हाई डिमांड ज्यादा करते हैं, तो डिमांडर्स इतनी डिमांड कर रहे हैं। अब ये जो गैप आ रहा है हमारे पास, क्लियरली हमें दिख रहा है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इस गैप को जो है वो हम कहते हैं शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि हमने डिस्कस किया था कि जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्टेज। और जब भी शॉर्टेज होती है प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं? शॉर्टेज की वजह से आपको मार्केट में क्या आप देखते हो कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हुजैफा, मैंने ये बोला है कि जब आप देखते हो कि इकोनॉमी में किसी एक कमोडिटी की डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है जबकि सप्लाई इतनी नहीं है, ठीक है, तो प्राइसेस पे क्या प्रेशर पड़ता है? प्राइसेस इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं? डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन हुजैफा? इंक्रीज होती हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं ना? क्या समझ में नहीं आ रहा हुजैफा? शॉर्टेज की वजह से हमेशा प्राइसेस इंक्रीज होती है ना, जब एक चीज की सप्लाई जो है वो इतनी नहीं है जबकि बायर्स उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब किसी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। ये तो हम हमेशा देखते हैं, जब भी किसी मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से, तो बस इतनी सिंपल सी बात थी। तलहा अकील, जब हम इन्फ्लेशन की टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो उस वक्त हम इस पे बात कर लेंगे। सिंपल मैं आपकी बात का ही जवाब दे देती हूँ कि इन्फ्लेशन जो है आप किसे कहते हैं? किसी एक कमोडिटी की प्राइस के इंक्रीज होने को आप इन्फ्लेशन नहीं कहते, ठीक है। अगर जनरल प्राइस लेवल मींस के एवरेज जो जितनी भी कमोडिटीज हैं उनमें तकरीबन बहुत मैक्सिमम कमोडिटीज की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। वन टाइम इंक्रीज को आप इन्फ्लेशन नहीं कहते। अगर एक जनरल और परसिस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है प्राइस लेवल में, ठीक है, तो उसको आप इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। बहरहाल अब मुझे बताओ कि प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। वेरी गुड। और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन और सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, अब एक और बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, सोच के जवाब देना। प्राइस के चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में और क्वांटिटी सप्लाई में इम्पैक्ट आता है, जब कमोडिटी की ओन प्राइस चेंज होती है, अपनी प्राइस चेंज होती है, उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई में इम्पैक्ट आता है, तो क्या हम डिमांड कर्व के ऊपर मूव करते हैं? Do we move along the demand or supply curve, or we shift the demand or supply curve? कुछ याद आया? Difference between quantity demand and difference between quantity supply and supply. Mohammad Nawab, very good. क्या हम शिफ्ट करते हैं या मूवमेंट होती है along the curves?
हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मूवमेंट होती है अलोंग द कर्व, वो पढ़ के आ रहे हैं ना हम, आप सबको याद है ये सब। मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, बिल्कुल ठीक है। शिफ्ट जब होता है जब आपके अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर आपकी चेंज होता है तो शिफ्टिंग होती है। अच्छा अब देखो कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड कर्व पे हम बैकवर्ड मूव करेंगे, हम डिमांड कर्व पे बैकवर्ड मूव करेंगे या फॉरवर्ड मूव करेंगे, अगर हमें ये दिखाना है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है तो should we move backward or forward? Yes. बैकवर्ड, वेरी गुड। क्योंकि जब हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी कम हो रही है, तो आप बैकवर्ड मूव करेंगे डिमांड कर्व पे। प्राइसेस पे प्रेशर आ रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो, डिमांड कर्व पे हम बैकवर्ड मूव करेंगे और सप्लाई कर्व पे हम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट क्या होगी आपकी, फॉरवर्ड होगी, क्योंकि हम आगे की तरफ जाएंगे जब अगर हमें सप्लाई को इंक्रीज करते हुए दिखाना है तो सप्लाई कर्व की का पे हमारी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी और प्राइसेस आपकी जब तक इंक्रीज होती रहेंगी जब तक ये इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। तो आपकी प्राइसेस P1 से उतनी इंक्रीज हुई कि आपकी डिमांड जो है और सप्लाई आपकी जो है वो वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई और इस पॉइंट पर अगेन डिमांड इक्वल हो गई सप्लाई के। तो ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर सिचुएशन में आपकी कमोडिटीज की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई कमोडिटी की इक्वल नहीं होती तो प्रेशर ऐसा आता है कि वो उसको इक्वल की तरफ लेकर जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर जाता है। तो ये प्रेशर हमेशा जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं तो आपकी टेंडेंसी टू चेंज जो है वो जीरो हो जाती है। ये पता नहीं मुझे कितनी दफा ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप लोग काइंडली म्यूट कर दें। ये किसका माइक जो है वो म्यूट अनम्यूट है, इसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्टरबेंस होगी। मोहम्मद यासिर, मोहम्मद यासिर आपका म्यूट नहीं है मेरे ख्याल में। एक दफा म्यूट कर दें और उसको छोड़ दें, उसको बार बार क्यों जो है वो छेड़े जा रहे हैं, जो कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। सब बहरहाल मलिक जरिया मेरे ख्याल में आपका भी माइक जो है वो म्यूट नहीं है, आप काइंडली म्यूट कर दें, इस तरह एक डिस्टॉर्शन होती है, फिर डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। अच्छा सेकंड केस हमारा सरप्लस का केस है। अगर बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है सब कुछ याद है तो एक अच्छा है। मैंने सोचा था एक आप लोग को यहाँ से लेकर चलूंगी क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा था तो काफी स्टूडेंट्स एंड में कंफ्यूज हो रहे थे। बहरहाल चलो इसको जल्दी लेकर चलते हैं हम। जी रहमतुल्लाह। इतना बोलो। माइक म्यूट है, माइक म्यूट है ना मेरा। तो आपकी अरे आवाज नहीं आ रही है मुझे। करना आवाज है। रहमतुल्लाह ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ, आपके पास ये हुआ होगा, एक दफा चेक कर लें। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों से शेयर कर लूंगी, ठीक है। ये जो कुछ मैं अभी लिख रही हूँ उसका पीडीएफ भी आप लोगों से शेयर कर लूंगी। अच्छा हसनैन शेख आपके पास नहीं है। अब मुझे बताओ कि पीडीएफ से अपने शेयर कर लोगे क्या अभी मैं टाइम दूं लिखने का। पीडीएफ सही है ना, ठीक है ठीक है। सही है, अभी समझा देती हूँ। ओके अच्छा जी, अब मुझे बताओ सरप्लस केस दिखाना है। अब तुम लोगों को समझ में आ गया है, शॉर्टेज जब समझ में आ गया तो सरप्लस इजीली मुझे बता दोगे कि सरप्लस में हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर से स्टार्ट करना है, अबव इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट आएगा या बिलो इक्विलिब्रियम आना चाहिए। ओके तो हम इक्विलिब्रियम के यहाँ कहीं हैं,
ठीक है, इस वक्त प्राइसेस हैं आपकी T2 कह देते हैं इसे, और हाई प्राइसेस पर ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस है की बात है कि हाई प्राइस पर जो है वो सप्लायर्स हैं, ये जिसका माइक म्यूट नहीं है वो मैं खाना उनको करना भी नहीं आता म्यूट करना, उनको कोई बता दे कि ये म्यूट कैसे होगा। तो सप्लायर कितनी सप्लाई करना चाह रहे हैं QS, जबकि डिमांडर सिर्फ जो है वो इतनी डिमांड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हाई प्राइस पर जो है वो बहुत कम लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा गैप है, ये गैप हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो रही है, सरप्लस हो रहा है, ठीक है। सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सरप्लस की सिचुएशन में हमें दिखता है कि किसी कमोडिटी का बहुत सरप्लस में हो गया। हमने एग्जांपल देखी थी कि अक्सर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह में हमें ये बहुत दिखता है कि अचानक से किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई हमें दिख रही होती है, हर ठेले वाला जो है वो वही बेच रहा है। जैसे केले हो गए, या अभी रमजान में आपने तरबूज देखे होंगे कि कितने ज्यादा हर कोई वही बेच रहा है। तो ये जब सरप्लस हो जाता है इतना ज्यादा, तो आपको क्या दिखता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है, क्या उसकी प्राइसेस आपको दिखती है कि इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई हैं या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं उसकी प्राइसेस? प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये मुस्तजाब ये आपने गलती से बोला है या वाकई में आप यही बोलना चाह रहे हैं? प्राइसेस क्या हो जाएंगी आपकी? डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्रोड्यूसर देखेगा कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड बहुत कम है, तो वो अपनी प्राइसेस को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास एक चीज पड़ी रहे और इन्वेंट्रीज जो है वो पाइल अप होती रहे, ठीक है। तो वो अपनी प्राइसेस को कम कर देगा। जैसे ही प्राइसेस कम होना स्टार्ट होंगी, अगेन वही हमने पूरा चैनल बनाना है कि लो प्राइसेस को देखते हुए जो डिमांडर्स हैं वो अपनी डिमांड जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, और जो सप्लायर हैं वो लो प्राइस को देखकर थोड़ा डिस्करेज होंगे और थोड़ी सी वो अपनी सप्लाई को कम करेंगे। अगेन हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व पे मूव करेंगे। अब आप लोगों को आइडिया है कि सप्लाई कर्व पे हमें बैकवर्ड मूव करना चाहिए, क्योंकि हमें सप्लाई को कम करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो हमें बैकवर्ड मूव करना है, सप्लाई कम होगी, डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, और आप इक्विलिब्रियम पे आ गए इस पॉइंट पे, अगेन जहाँ पे डिमांड इक्वल है सप्लाई के, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को हम इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ जो टेंडेंसी टू चेंज है वो आपकी जीरो होती है। अब आप यहाँ पहुंच गए, अब आप स्टे करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आती तब तक आपने यहाँ पे आप स्टे कर रहे होंगे जी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है अभी तक का जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े हम। ठीक है जी, तो अब जो केस हम करने वाले हैं, ये केस आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे, ठीक है, और समझ लिए होंगे। और अगर यहाँ पे कहीं भी आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो आगे केसेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जो हम केस करने जा रहे हैं, हमने देख लिया कि मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड इक्वल है सप्लाई के, लेकिन क्या मार्केट इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आ सकता है? क्या मार्केट इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आ सकता है? और वो किस रीजन की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज आ सकता है? मार्केट इक्विलिब्रियम किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? डिमांड और सप्लाई पे। मार्केट इक्विलिब्रियम में यही दो चीजें है ना कि डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मार्केट इक्विलिब्रियम होगी। तो अगर आपकी डिमांड या सप्लाई में कोई चेंज आ जाता है, अगर कोई अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से आपकी मार्केट डिमांड में सप्लाई चेंज आ जाता है, तो इस वजह से आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम भी जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब जिसका माइक जो है वो म्यूट नहीं है ना, मैंने लिटरली उसको जो है ना वो एग्जिट कर देना है, फिर उसके बाद वो क्लास नहीं ले पाएगा। मेरी आवाज इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रही है,
हर थोड़ी देर बाद पता नहीं किसका माइक जो है वो आपका अनम्यूट हो जाता है। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं दोबारा बताती हूँ, इस बात को समझाती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम जो अब केसेस करने जा रहे हैं वो केसेस करने जा रहे हैं चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। चेंजेस इन मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने मार्केट इक्विलिब्रियम तो समझ लिया कि डिमांड इक्वल होती है जब सप्लाई के, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम में भी चेंज आ सकता है, और वो किस वजह से चेंज आ सकता है? अगर आपकी डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट आ जाए, शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट आ जाए किसी फैक्टर की वजह से, तो उसकी वजह से आपका मार्केट इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाता है। ये केसेस हम करने जा रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई के। अच्छा, अब मुझे अगेन बता दो कि जो डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट आता है वो प्राइस फैक्टर की वजह से आता है या नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आता है? शिफ्ट जब भी आता है डिमांड कर्व में या सप्लाई कर्व में, वो प्राइस फैक्टर की वजह से आता है या नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से? बहुत सारे स्टूडेंट गलत जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तुम लोगों को वो कॉन्सेप्ट नहीं है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड कब चेंज होती है? अभी मैंने ऊपर सवाल किया था तब तो सबने सही आंसर किया था। क्वांटिटी डिमांड कब चेंज होती है? जब प्राइस अगर चेंज हो, हमने बात करी थी जब आपकी प्राइस चेंज होती है। ठीक है, ये डिमांड कर्व है। पहले प्राइस थी P1, अब प्राइसेस डिक्रीज होके हो गई P2। क्या चेंज हुआ? आपका प्राइस फैक्टर चेंज हुआ। प्राइस फैक्टर के चेंज होने की वजह से आप क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं अलोंग द डिमांड कर्व। प्राइस फैक्टर के चेंज होने की वजह से कभी भी आपकी डिमांड में शिफ्ट नहीं आता। पहले आप P1 पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे और अब प्राइसेस के डिक्रीज होने से आप Q2 डिमांड कर रहे हैं। ये मूवमेंट हो रही है। जब भी कोई अदर फैक्टर चेंज होता है, काइंडली कॉन्सेप्ट का रिवीजन रखना, वरना समझ में नहीं आएंगे आगे केसेस। ठीक है, तो जब भी अदर फैक्टर चेंज होता है, हमने बात करी थी कि प्राइसेस वही P1 है। ठीक है, कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। अब वो सेम प्राइस पर पहले से ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट हवा में तो नहीं रहेगा, इस पॉइंट पे आपका सेकंड कर्व आएगा। ठीक है, तो शायद थोड़ा बहुत याद आ गया हो कि हमने ये डिस्कस किया था। तो शिफ्ट आपका जब भी आता है जब आपके कोई अदर फैक्टर चेंज हो। अब तुम लोगों का छोटे छोटे से मैं जो है वो टेस्ट ले रही हूँ, और इस तरह के फैक्टर आपके पेपर में आ सकते हैं, इस वजह से इन पे फोकस रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फैक्टर बता रही हूँ और मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने फैक्टर को आइडेंटिफाई करके ये देखना है कि ये डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का फैक्टर है। और फिर सेकंड चीज आपने ये पता लगानी है कि इसकी वजह से जो है वो इंक्रीज आएगा, चाहे वो डिमांड और सप्लाई में किसी में से भी एक में हो, या डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो मैं फैक्टर ले रही हूँ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले बहुत सोच समझ के आपने आंसर करना है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिमांड का डिटर्मिनेंट है या सप्लाई का। और आप पे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने, सबने तकरीबन जितने भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक दिया, वेरी गुड। ठीक है, उमर चाहो तो अभी साथ साथ नोट कर लो, या चाहो तो अभी सिर्फ समझ लो, क्लास के बाद मैं PDF सेंड कर दूंगी इसका। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप जैसा चाह रहे हो आप वैसा कर लो। ठीक है, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे गुड को रिमूव करके, रेज करके, अगर मैं लिख देती सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन,
अगर मैं इसको रिमूव करके लिख देती सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। इतना अच्छे आंसर तो तुम लोग मुझे फिजिकल क्लास में नहीं दिया करते थे जितना ऑनलाइन में दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, चलो वेरी गुड। तो मैं बस ये टेस्ट करना चाह रही थी कि ठीक है तुम लोगों को याद है ये सारे फैक्टर, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं इसको गुड ही कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने डिमांड का फैक्टर देखना है, सही है। अच्छा जी, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो डिमांड आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अच्छा, सबकी कॉपीज खुली हुई है इस वजह से। नहीं, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो हाँ इतनी जल्दी ढूंढना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइसेस के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अच्छा, ये तो मैंने जो है वो तुम लोगों का उसमें मैं देखती हूँ ताकि आप ये लोग एक दूसरे के मैसेज ना देख सकें। ये भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लॉजिक बताओ अब इसका। अच्छा, अब जिसको जो है वो आंसर करना है वो मुझे बता दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगी। और थोड़ा सा ज़रा मुझे जो है वो 2 मिनट रुकें आप लोग। हाँ जी, लॉजिक क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो मेन कमोडिटी है उसकी डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? बिल्कुल ठीक, साद अंसारी, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की बात है कि अगर प्रोडक्ट ए, गुड ए और गुड बी सब्स्टिट्यूट हैं और गुड ए की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग क्या करेंगे? स्विच कर जाएंगे वो कंज्यूमर गुड बी की तरफ, और डिमांड जो है वो गुड बी की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो है ये आपके हैं, ऑल्टरनेट्स हैं, तो इस वजह से लोग जो है वो चीपर प्रोडक्ट पे जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, कोई एक एग्जांपल दे दो मुझे सब्स्टिट्यूट गुड्स की। उसके बाद बस हम ग्राफ की तरफ आते हैं। पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। बी फॉर चिकन, पेट्रोल एंड सीएनजी, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हम ग्राफ पे आ जाते हैं। अब आपने ग्राफ में भी ऐसे जो है वो जवाब देने हैं। होंडा एंड सुजुकी, मिल्क पैक एंड गुड मिल्क, वेरी गुड। चलें, तो यहाँ पे हमने ले ली प्राइस और यहाँ पे हमने ले ली क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या हम इनिशियल इक्विलिब्रियम, हाँ ठीक है एग्जांपल बस कर दो, क्या हम इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो ड्रॉ किए बगैर क्या हम आप चेंज दिखा सकते हैं? कि मैं इनिशियल इक्विलिब्रियम दिखाऊं नहीं और मैं चेंज दिखा दूं?
क्या ये पॉसिबल है? कोर्स पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, किसके मुकाबले में चेंज आया है, वो जब तक आप इनिशियल इक्विलिब्रियम दिखाएंगे ही नहीं तब तक आप चेंज कैसे जो है वो दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें इनिशियल इक्विलिब्रियम दिखाना है। तो हमने डिमांड और सप्लाई लाइन कर्व ड्रॉ करे और हमने इनिशियल इक्विलिब्रियम दिखा। अच्छा, यहाँ पे आपने भी याद रखना है, आपने S1 लिखा, D1 लिखा। पहले हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं था क्योंकि हमें शिफ्ट नहीं करना था। अब इनमें से किसी कर्व में शिफ्ट आ सकता है, तो इस वजह से आप इसको जो है वो लेबलिंग उसकी प्रॉपर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने, क्योंकि फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं E1। और जो आपने अगर इसको S1 लिखा है और इसको D1 लिखा है, तो ये भी E1 होना चाहिए। हसनैन, इसको S0 कर दो, S2 कर दो। S1 और D1 में क्या मसला है? और प्राइस है आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस P1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है Q1। ठीक है, ये तो आपका हो गया इनिशियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी, लेकिन हुआ क्या कि एक फैक्टर आपका चेंज हुआ और आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो डिमांड है गुड बी की वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना, मेन कमोडिटी की डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई है। होगा क्या कि आपका डिमांड कर्व जो है, जैसे पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो जो कोक का डिमांड कर्व है ये कहाँ शिफ्ट होगा? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग अपने एक्चुअल नेम से क्यों नहीं आते? मतलब तुम लोगों को क्या मजा आता है? ये क्या नाम है ये? मैं ना ऐसे स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। मैंने ऐसे स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगानी। अपने एक्चुअल और प्रॉपर नेम से आओ। अजीब, तुम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हरकतें देखो फालतू की। अच्छा, तो आपकी, हमने समझाने के लिए जो है, हमने समझाने के लिए ये बात करी है, डिमांड इंक्रीज ऑफ मेन गुड बाय इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ। बिल्कुल समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दे दी कि जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से कोक की डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई है। जाहिर सी बात है, पेप्सी एक्सपेंसिव हो गई है तो कंज्यूमर्स ने कोक पे स्विच कर दिया। ठीक है, तो आपके जो ये डिमांड कर्व है ये कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। मुस्तजाब, क्या बात समझ में नहीं आई? मुस्तजाब, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन टाइप करने के बजाय मुझे ऐसे बता देना। ठीक है, मैं आप लोग के क्वेश्चन लेती हूँ। पहले मैं मुस्तजाब क्वेश्चन देख लूँ कि मुस्तजाब क्या पूछना चाह रहे हैं। आपका नेम क्यों नहीं मिल रहा मुझे? जी मुस्तजाब, आप ऑलरेडी अनम्यूट हुए हैं। मैं रिपीट करती हूँ, मुस्तजाब क्वेश्चन पूछ के गायब हो चुके हैं। अच्छा, बहरहाल पता नहीं अब कहाँ गायब हुएंगे। मुझे ये बताओ कि इस, तो मैंने आपको अनम्यूट किया, क्वेश्चन पूछे ना कि क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, हम इसमें कुछ, हमने कोई नया कुछ नहीं किया है। हमने बेसिकली क्या बात करी है कि आपकी
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। और ये बात आप लोगों ने खुद बताई कि जब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो जो मेन कमोडिटी है हमारी उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये बात आप लोगों ने अभी खुद मुझे समझाई कि क्योंकि वो रिलेटिवली जो है वो अब चीपर हो जाता है तो उसकी डिमांड कंज्यूमर इंक्रीज कर देते हैं और उस पर स्विच कर जाते हैं। तो यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि इनिशियली आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी, ठीक है, और अब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है। इस वजह से आपकी जो मेन कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो हम डिमांड कर्व पे मूवमेंट तो नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस फैक्टर तो चेंज नहीं हुआ, कोक की अपनी प्राइस तो चेंज नहीं हुई है, पेप्सी के प्राइस के चेंज होने की वजह से कोक की डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो डिमांड कर्व आपका क्या शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड नहीं बोल सकते नवाब, इसे हम राइटवर्ड बोलेंगे। डिमांड कर्व आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 से D2। अच्छा, अब याद करो कि जब हमने सिंपली शिफ्टिंग देखी थी डिमांड कर्व की, ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी, अभी मैंने ऊपर भी आपको ये बात समझाई थी कि ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये प्राइस थी इस कमोडिटी की और इतनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी। अगर किसी अदर फैक्टर की वजह से इस कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं हुई, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो आपका डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो सेम प्राइस पर डिमांड इंक्रीज हो गई है। यही चीज़ हमें इस ग्राफ में भी दिखानी है कि प्राइसेस सेम है लेकिन सेम प्राइस पर अब आप कितनी डिमांड कर रहे हैं, सेम प्राइस पर आप कितनी डिमांड कर रहे हैं, QD क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मुझे बताओ कि क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात हमें ऐसे पता चली कि इस वक्त हम इस पॉइंट पे हैं, तो इस पॉइंट पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिमांड कर्व पर हैं, हम सिर्फ डिमांड कर्व पर हैं, सप्लाई कर्व पे नहीं है। तो क्योंकि हम सिर्फ डिमांड कर्व पर हैं, इट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई की इंटरसेक्शन हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताती है कि डिमांड सप्लाई की इक्वल है। सिर्फ डिमांड कर्व पे अगर आप हैं या सिर्फ और सप्लाई कर्व पर आप हैं तो आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकते। तो ऐसी बात है कि मैं सप्लाई कर्व बनाऊं और बोलूं मैं इस पॉइंट पर हूं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको मैं कह देती हूँ E'। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से मैं पूछूंगी वो ये कि क्या ये सोच के बताइएगा, क्या ये शॉर्टेज की सिचुएशन नजर आ रही है आपको या सरप्लस की सिचुएशन नजर आ रही है। मोहम्मद उमर बिल्कुल ठीक, मोहम्मद नवाब बिल्कुल ठीक, हसनैन गलत, काशा वेरी गुड, उमर वाहिद वेरी गुड, वसीम बिल्कुल ठीक है। जूम यूज़र आपका अपना कोई नाम नहीं है, गलत है, ये आपका आंसर गलत है। राफे बिल्कुल ठीक है, नमीरा नहीं। अगेन बता देती हूँ क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो E1 से E' का जो डिस्टेंस है, ये E1 से E' का जो डिस्टेंस है, ये हमें शॉर्टेज बता रहा है या सरप्लस बता रहा है। रहमतुल्लाह रिमशा वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है। देखो अब इधर गौर, बिल्कुल रामा बिल्कुल ठीक है। क्या हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है या सप्लाई इंक्रीज हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है ना हमारी, सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हुई। यानी सप्लायर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, सप्लायर अभी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लायर अभी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी की केस में देखकर बता सकते हैं Q1 सप्लाई कर रहे हैं या QD,
और ये बात, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। सप्लायर अभी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, Q1 या QD? सेम जो पहले थी। वेरी गुड राफे, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो सेम वो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, विच इज बेसिकली Q1। नहीं सलमान, आपका ये पहला मैसेज मुझे शो हुआ है, ठीक है। तो सप्लायर तो वही Q1 सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं आया। तो सप्लाई जो है वो क्या है, Q1, जबकि डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी हो गई है, Q1 से इंक्रीज होकर डिमांड कितनी हो गई है, QD। डिमांड कितनी हो गई है, QD। डिमांड चेंज हुई है, सप्लाई में चेंज नहीं आया। तो मुझे ये बताओ कि क्या QD जो है वो ग्रेटर देन Q1 है या Q1 ग्रेटर देन QD है? ये बात तो दिख रही है ना आपको ग्राफ में कि क्या ग्रेटर देन है, क्वांटिटी डिमांड है ना ग्रेटर देन। इट मींस कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई की सिचुएशन है। एग्री करते हैं सब इस बात से? डिमांड ग्रेटर देन है सप्लाई से, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोला था प्रीवियस जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डिमांड जो है, हसनैन रिपीट कर रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपकी पहले डिमांड और सप्लाई यहाँ पे एक दूसरे की इक्वल है, सही है। ये किसने अपनी वीडियो ऑन करी है, अहमद निजाम? अच्छा, तलहा शॉर्टेज नहीं है? अच्छा तो फिर क्या है अगर शॉर्टेज नहीं है तो? सब बहरहाल मैं ये समझा रही थी कि पहले डिमांड सप्लाई की इक्वल थी। अब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड का आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, और अब सेम प्राइस पे डिमांडर्स और बायर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं, QD, जबकि सप्लायर सेम वही क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहे हैं, विलिंग है Q1 क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि QD इज ग्रेटर देन Q1, तो आप कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई है। E1 और E डैश का डिस्टेंस आपको बता रहा है कि डिमांड जो है वो ग्रेटर देन हो गई है सप्लाई के, विच इज बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, इसको हम कहते हैं शॉर्टेज। और ये अब आगे का जो भी है ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो क्या कर चुके हैं कि शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं आपकी, इंक्रीज हो जाती हैं। अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं, और जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज। और हमने ये बात भी देख ली थी कि जब प्राइस फैक्टर चेंज होता है तो कर्व के ऊपर जो है वो क्या होती है, मूवमेंट होती है। यानी हम डिमांड कर्व पे और सप्लाई कर्व पे क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज होगी, तो हम डिमांड कर्व पे मूव करेंगे बैकवर्ड, और सप्लाई कर्व पे मूव करेंगे फॉरवर्ड, और न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा इस पॉइंट पर जहां न्यू डिमांड कर्व ओल्ड सप्लाई कर्व से, न्यू डिमांड कर्व ओल्ड सप्लाई कर्व से जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अहमद निजाम, आपको आवाज नहीं आ रही? ये सब आप लोगों के जो दिमाग की बातें हैं। वैसे आप लोगों को मोबाइल में दुनिया का हर काम आप लोगों से मोबाइल पे हो जाता है, लेकिन जब आती है बात पढ़ने की तो आप लोगों को एक ही बात होती है कि ऑनलाइन पढ़ा नहीं जाता या ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ठीक है। बाकी मोबाइल पे दुनिया के सारे काम हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो अब ये आप लोगों ने सोच के रखना है अपने दिमाग में कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, तो सोच के रखे, ना पढ़ें और फिर एग्जाम आ जाएंगे और उसके बाद फिर आप लोग रोइएगा आगे जाके, ठीक है। तो बेहतर है, और मैं ये समझ रही हूँ कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आप लोगों की जो है वो आसपास की कोई आवाज़, मतलब कोई, वरना फिजिकल में यहाँ स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, आप
ऑनलाइन में से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ये डिसीजन जो है वो लिया नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली आपके फिजिकल ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर्स जो हैं वो फिजिकल ही होंगे, ठीक है। जो शिफ्टिंग हो रही है E2 पे, ये शिफ्टिंग नहीं हो रही है मोहम्मद नवाब, ये मूवमेंट हो रही है। हमने ऊपर शॉर्टेज की सिचुएशन हमने देखी थी ना, कि जब शॉर्टेज हो जाती है तो क्या होता है, शॉर्टेज की वजह से कि प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हम डिमांड और सप्लाई कर्व पे मूवमेंट करते हैं। ये ऊपर हमने शॉर्ट सिचुएशन में देखा था। इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि सप्लाई कर्व भी बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही हो, लेकिन ये जो हमने शॉर्टेज की सिचुएशन में बात करी थी ना, ये बिल्कुल वैसी है। जब हमने शॉर्टेज की सिचुएशन इस तरह देखी थी कि आप यहाँ पर हैं, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई और शॉर्टेज हो रही है, तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी, आप डिमांड कर्व पे बैकवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि आपको पीछे की तरफ आना है। प्राइसेस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी और सप्लाई इंक्रीज होगी, और आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यही चीज आप ऊपर के ग्राफ में कर रहे हैं, बिल्कुल यही चीज। अच्छा, अब हमने कहाँ मूवमेंट करनी है? सलमान, आपका हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है। हमने मूवमेंट कहाँ से करनी है? देखो, सप्लायर अभी कितनी सप्लाई कर रहे हैं? सप्लायर अभी किस पॉइंट पर है? E1 पे, जबकि डिमांडर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं? वो किस पॉइंट पर है? E डैश पे। क्लियर है ना ये बात? सप्लायर E1 पॉइंट के मुताबिक सप्लाई कर रहे हैं, Q1 सप्लाई कर रहे हैं, और डिमांडर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं? QD, जो कि आपका पॉइंट E डैश बता रहा है। ये बात तो क्लियर है सबको? जी अरसल, ये बात तो सबको क्लियर है। तो जब सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी तो आप E1 पॉइंट से मूवमेंट करेंगे ना, मैं वही बता रही हूँ। जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी तो आप E1 पॉइंट से ही मूव करेंगे ना। आप अभी इधर हैं, आपकी सप्लाई जो है वो इतनी है। जब आपको ये बताना है कि आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है आप इसी पॉइंट से मूव करेंगे। और जब आप कह रहे हैं कि आपकी डिमांड जो है वो इतनी है, ई डैश है, तो आपने और ये दिखाना है कि प्राइसेस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो आप इस पॉइंट से ही पीछे की तरफ मूव करेंगे। लॉजिकल बात है ना? ये बात तो सबको क्लियर है। तो यही तो हम कर रहे हैं कि हम कह रहे थे कि सप्लायर सिर्फ Q1 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए विलिंग है, जबकि डिमांडर्स QD क्वांटिटी डिमांड करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि जब आप प्राइसेस पे प्रेशर आएगा कि प्राइसेस इंक्रीज हों, और जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो डिमांड कर्व पे हम बैकवर्ड मूव करेंगे, सप्लाई कर्व पे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, और यहाँ आपका न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम तक ले जाने के लिए मूवमेंट होगी, लेकिन मूवमेंट की रीजन है ना वही कि शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, मेरे पास तो कोई वीडियो शो नहीं हो रही है। तुम लोगों के पास कौन सी अजय देवगन किसकी वीडियो शो हो रही है? वेट अ मिनट, जी मोहम्मद उमर। ऑफ नहीं कर दी मैंने, यहाँ से सिक्योरिटी लगाई है। जी, तो ये सारी अब ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको किसी और के मैसेजेस नहीं दिखेंगे, आप जो मैसेज कर रहे होंगे सिर्फ आपको अपना मैसेज ही दिखेगा। वेट अ मिनट, मैं इनको
चलो मैंने इनको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इनको जो हरकतें करनी है ये करें, क्योंकि इनको पढ़ना तो है नहीं, जाहिर सी बात है, तो बेहतर है कि ये क्लास भी ना लें। तो पहली सिचुएशन आप लोगों को क्लियर हो गई? पहला केस आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन हम कर रहे हैं और उसके लिए मैं आप लोगों को केस दे रही हूँ। If price of complementary good increase, if price of complementary good increase, डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का फैक्टर है? डिमांड फैक्टर है, वेरी गुड। और डिमांड आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? फरहान एक दफ़ा सोच लो। रिमशा, मोहम्मद नवाब, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। राफे, वेरी गुड। मुस्तजाब, नहीं। उमर वाहिद, बिल्कुल ठीक है। अरसल, नहीं। अच्छा देखो, मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। अपने जहन में देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर आया करो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड की हमने एग्जाम्पल्स कौन कौन सी देखी थी। हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड की एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देखी थी टी और मिल्क की। टी और शुगर भी ले सकते हैं, टी एंड मिल्क की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब सोचो कि अगर प्राइस ऑफ टी आपकी इंक्रीज हो जाए, हाँ कार और पेट्रोल भी ले सकते हैं, प्राइस ऑफ टी आपकी इंक्रीज हो जाए, डिमांड ऑफ मिल्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर मिल्क या डिक्रीज हो जाएगी? वसीम, कैसे इंक्रीज होगी? कैसे इंक्रीज होगी मुझे ये बताओ। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक साथ यूज होते हैं, ज्वाइंट डिमांड होती है दोनों की। तो अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो टी की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी और मिल्क की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। टी और मिल्क दोनों की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि दोनों की ज्वाइंट डिमांड होती है। तो चाय पीना कम कर देंगे तो चाय के लिए जो उनको मिल्क की जरूरत है उसकी वो भी तो अब उसकी डिमांड भी तो कम होगी ना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो डिमांड है मेन कमोडिटी की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो आप रहमतुल्लाह, आप अमीर लोग हैं ना, आप पे प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतना। मैं यहाँ पे गरीब लोगों की बात कर रही हूँ। मोहम्मद उमर, उमर, अच्छा चलो मैं दूसरी एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी बात करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी बात करती हूँ, ठीक है ना। तुम पेन लेने के लिए गए, ठीक है ना, तुम इंक पेन लेने के लिए गए और तुम ये सोच के गए थे कि भाई मुझे 10 रुपए का मिलेगा ना तो मैं ले लूंगा। अब जब तुम वहां पहुंचे शॉप पे तो भाई शॉपकीपर ने बोला कि ये 20 रुपए का है। तुमने बोला यार ये तो इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं, मैंने पेन नहीं लेना। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने पेन नहीं लिया लेकिन तुमने इंक ले ली, ऐसा करोगे तुम? पेन तुमने लिया नहीं लेकिन तुमने इंक ले ली, ऐसा कर सकते हो उमर? नहीं कर सकते ना, क्योंकि पेन की इंक की जरूरत पड़ेगी जब तो पेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों की जॉइंट डिमांड होती है। जब तुम पेन ही नहीं ले रहे तो खाली इंक से तो नहीं लिख सकते। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में से किसी एक की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आपकी जो सेकंड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, एग्जैक्टली यही बात समझा रही हूँ कि जब आप पेन की डिमांड भी कम कर देंगे और इंक की डिमांड भी आप कम कर देंगे। जाहिर सी बात है जब आप पेन की डिमांड ही नहीं करें तो इंक लेकर आप क्या करेंगे? माविया, ये सिचुएशन मैंने सिर्फ उसको समझाई थी एक एग्जाम्पल समझाने के लिए।
एक बात समझाने के लिए, ठीक है? अगर ऑलरेडी पेन हो तो तुम लोग सिनेरियो लेकर आ गए। मैंने एक आसान करके बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में से किसी एक की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ना सिर्फ उसकी डिमांड कम हो जाती है बल्कि जो उसके जॉइंट प्रोडक्ट है जिसको आप उसके साथ यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी डिमांड पे भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगेन प्राइस और क्वांटिटी हमने यहाँ पे ली। तुम लोगों ने इन सारे केसेस की जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार ग्राफ्स बना के ना इनकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो कैसे इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर होगा, अगर डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी तो इक्विलिब्रियम कैसे रीस्टोर होगा। ये सारी सिचुएशन आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैंने इनिशियल इक्विलिब्रियम, अगेन मैं इनिशियल इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? अब हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, तो D1 से हम D2 पे आ गए, डिमांड कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने किस पॉइंट को डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट शो करना है। अब ऐसे तो पूछना मुश्किल है, मैं तुम लोगों से, तुम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हो। मैं 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ, फिर तुम लोग बताना कि डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। 1 2 3 4, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ये मैंने तुम लोग को चॉइस दी है। मुझे बताओ कि किस पॉइंट पे हम जाएंगे, किस पॉइंट को हम डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट शो करेंगे सेकंड स्टेप में। रहमत तारिक, बिल्कुल ठीक है। तलहा, नहीं नहीं नहीं, राहील बिल्कुल ठीक है। फाइनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, याद रखना, मैं डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रही हूँ। जूम यूजर, बिल्कुल ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट, आप उस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई अभी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी। वसीम बिल्कुल ठीक है, रहमतुल्लाह वेरी गुड, हुजैफा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मार्केट अभी इक्विलिब्रियम पे थी, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स आई, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या थी कि एक दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है। अब डिमांड के चेंज होने से मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। ठीक है, अब आपने डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन कैसे दिखानी होती है, मैं इसको रेज कर देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पॉइंट 2 बोला है उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, पॉइंट 2 इज करेक्ट आंसर। तो रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो कंज्यूमर है वो किस पॉइंट पे आएगा? इस पॉइंट पे। क्यों आएगा इस पॉइंट पे? क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इसके रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई है। तो हम पहले ऐसे, हम अब पहले वाले केस में हम फॉरवर्ड गए थे क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई थी। अब हम बैकवर्ड जाएंगे, सेम प्राइस पे हम देखेंगे कि सेम प्राइस पर अब कंज्यूमर जो है वो कितनी डिमांड कर रहा है? सिर्फ क्यूडी डिमांड कर रहा है, और ये आपकी हो गई डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटेंस अगर इसको इस तरह लिखना चाहें कि कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, consumers are willing to buy QD quantity, but producers are
willing to sell, जी वसीम बिल्कुल सही, but producers are willing to sell Q1 quantity. तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करना चाह रहे हैं, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं डिमांड के कंपैरिजन में, या कम सप्लाई कर रहे हैं डिमांड के कंपैरिजन में? हुज़ैफा, इसको इस तरह याद नहीं रखना होता, ये हमने डिमांड की शिफ्टिंग में देखा था कि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिमांड डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूसर विलिंग है, प्रोड्यूसर तो वहीं पर है ना जितनी वो पहले सप्लाई कर रहा था, तो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है Q1 क्वांटिटी, जबकि कंज्यूमर सिर्फ QD क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, डिस्टेंस हमें खुद बता रहा है, ये सप्लाई है आपकी और ये डिमांड है, तो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, और ये कौन सी सिचुएशन है हमारे पास? सरप्लस की। अगेन सेम वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, सरप्लस की वजह से प्राइसेस आपकी डिक्रीज होंगी, और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब प्राइसेस पे प्रेशर आएगा कि प्राइसेस क्या हो, डिक्रीज हो, तो आपने सप्लाई आपने दिखानी है इंक्रीज करते हुए। ये कौन सा कर्व है आपका? सप्लाई कर्व है। इवन पॉइंट से ही आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे कर्व्स हैं ना आपके, जब तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो आप मिस्टेक के चांस हो सकते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तो जा ही नहीं सकते ना, ये तो वैसे ही अगर आप इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो आप तो दिखा रहे हैं कि और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से तो यहाँ जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप सप्लाई कर्व पे यहाँ तो मूव कर ही नहीं सकते हैं, तो सप्लाई कर्व पे आपकी मूवमेंट जो है वो इसी तरफ, और ये तो वैसे भी डिमांड कर्व है, ये तो वैसे भी डिमांड कर्व है, इस पे तो मूवमेंट वैसे ही नहीं हो सकती है, सप्लाई कर्व पे मूवमेंट होगी। और सप्लाई कर्व पे या तो आप यहाँ मूव कर सकते हैं या यहाँ मूव कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको सप्लाई को डिक्रीज करते हुए दिखाना है, तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई कर्व पे आप यहीं मूव करेंगे, सही है। और दूसरा, डिमांड को हमें इंक्रीज करके दिखाना है। अब ओल्ड डिमांड कर्व तो हम वैसे ही नहीं देख रहे हैं, हम न्यू डिमांड कर्व देख रहे हैं, तो ये हमारा न्यू डिमांड कर्व है जिसमें हम इस पॉइंट पर हैं। अब यहाँ तो यहाँ मूवमेंट हो सकती है या फिर यहाँ मूवमेंट हो सकती है। अगर आप इस साइड पे मूव करते हैं तो ये तो डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज मजीद डिक्रीज होता हुआ दिखा रहा है, जबकि आपको डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो आप मूव करेंगे डिमांड कर्व पे, न्यू डिमांड कर्व पे फॉरवर्ड, और इस प्राइस पर आपका मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो रीस्टोर हो जाएगा E2 पॉइंट पर, जिस पे आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी Q2, और आप ये देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई अगेन जो है वो इक्वल हो गई है। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं? E3 क्यों कर दूं? E3 जब डिमांड न्यू डिमांड कर्व को मैं D2 कह रही हूँ, जब प्राइस को मैं P2 कह रही हूँ, क्वांटिटी को मैं Q2 कह रही हूँ, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं E3 क्यों बोलूँ? यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए ना। ठीक है, चलो अभी तो तुम लोग जो है वो लास्ट पॉइंट दोबारा, अच्छा दोबारा समझा दूँ लास्ट पॉइंट। बाकी सारी क्लासेस भी आप लोगों की ऑनलाइन हो रही हैं? जी रहमतुल्लाह बोले। और वो भी जूम पे हो रही हैं? सही सही सही, हाँ हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगी PDF जब मैंने बोला है तो। सही, हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया। फर्स्ट है कल, सोशो है जूम पर। फालतू बातें नहीं करो मुझसे तुम लोग, 5 मिनट पहले ऑफ कर दूंगी।
अच्छा, लास्ट पॉइंट मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया था, वो पढ़ लिया आपने एग्जाम से पहले खोल कर पढ़ लिया? वो बस इन ये तसल्लियां हैं खुद को। अगर आप लोगों ने खुद को रिकॉर्डिंग की तसल्ली में डाल दिया ना कि रिकॉर्डिंग से भी समझ लेंगे, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, वो बस फिर कभी समझ में नहीं आना। क्योंकि याद रखें आप, अगर रिकॉर्डिंग, हाँ अगर आपने आज ही क्लास के बाद देख ली और नेक्स्ट क्लास से पहले देख ली तो वो अलग बात है। अगर आपने रिकॉर्डिंग ये सोच के रखी हुई है कि मैं एग्जाम से पहले देखूंगा या देखूंगी, तो वो बस, मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग आपकी सिर्फ जमा आपकी होती रहती है और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये मैं मोहम्मद उमर ने मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछा है। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास अगले फ्राइडे को ही होगी। वीक में एक क्लास होगी फ्राइडे को 2 आवर्स की, ठीक है। अच्छा जी, तो उमर अब इधर ज़रा फोकस रखना कि ये हमारा न्यू डिमांड कर्व था, ठीक है। और हमने बात करी थी कि हम सेम प्राइस पर यहाँ पे आ गए थे। तो एक पॉइंट हमारा ये था ई डैश और एक पॉइंट हमारा ये था E1। E1 पॉइंट हमें बता रहा था कि सप्लाई जो है वो आपकी यहाँ पर है, और ई डैश पॉइंट, इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि E1 आपको सप्लाई का बता रहा था कि सप्लाई कितनी सप्लाई कर रहे हैं, और ई डैश आपको डिमांड का बता रहा था। तो जब प्राइसेस कम हो रही हैं और आपको मूवमेंट करनी है, ठीक है, जब प्राइसेस आपकी डिक्रीज होंगी और आपको मूवमेंट करनी है, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई डिक्रीज होगी। अब आपको मूवमेंट करनी है सप्लाई कर्व पे, सप्लाई को डिक्रीज करके दिखाना है। तो ये आपका है सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है। अब सप्लाई कर्व पे मूवमेंट के दो रास्ते हैं, या तो आप इस तरफ जाएंगे या आप इस तरफ जाएंगे। तो लॉजिकल क्या है कि आपको सप्लाई को कम करके दिखाना है, तो जाहिर सी बात है कि आप इस तरफ जाएंगे, क्योंकि आप अभी इधर हैं। इस तरफ जाना तो आपकी सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाएगा, तो आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी मूवमेंट यहाँ होगी। दूसरी बात, डिमांड को इंक्रीज करते हुए दिखाना है, डिमांड अभी यहाँ पर है, ठीक है ना। अब या तो आप डिमांड कर्व पर जो है इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे। अगेन आपको डिमांड को इंक्रीज करके दिखाना है। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये तो डिमांड को डिक्रीज करके दिखाना हुआ ना, तो आपको डिमांड पे इस तरफ मूवमेंट करनी है। तो यही बात यहाँ पे समझा रही थी कि सप्लाई कर्व पे आपकी बैकवर्ड मूवमेंट होगी, डिमांड कर्व पे आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, और ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम। बहरहाल थर्ड केस मैं लिख रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा केस है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सप्लाई का फैक्टर है या फिर डिमांड का फैक्टर है? सप्लाई का फैक्टर है ना। जो कुछ एक दो स्टूडेंट्स डिमांड का फैक्टर बोल रहे हैं। निदाल नवीद, यासिर 5 बजे तक है हमारी क्लास। सप्लाई का फैक्टर है बिल्कुल। जब आपकी नहीं निदल, देखो जब आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो प्रोडक्शन जो है वो आपकी, उसमें इफ़िशेंसी जो है वो आ जाती है, आपकी प्रोडक्शन जो है वो इफ़िशेंट हो जाती है। न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स आपके ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो अब जो है वो इम्प्रूव मेथड से जो है वो हो सकती है। तो सप्लाई आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी, सप्लाई प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी, सही है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये एक और स्टूडेंट जो हैं वो अब रिमूव होंगे।
क्योंकि मैं फजूल बातें और फजूल हंसी मजाक बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। आइसन की डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी इम्प्रूव हुई है, लेकिन ऑल एंड ऑल हम कोई उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी इस फैक्टर की वजह से, टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। सही है। तो अब हमने सेम वही ग्राफ बनाना है, लेकिन अब हम सप्लाई को चेंज करेंगे, सप्लाई को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गया E1, ये क्वांटिटी है Q1 और प्राइस है P1। ठीक है, सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। इसको आप दो ऑप्शन देती हूँ, राइटवर्ड जिसे हम डाउनवर्ड भी कह सकते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन करना होगा, अगर आपके पास जो है वो ग्राफ आएगा तो इसी वजह से तो बुक रीड करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है। माइकल पाकिन की बुक आप लोगों को जो है वो दी है, बाकी जो रिकमेंड जो मैंने किए हैं बुक्स उन सबको आप रीड करो ताकि आपको पता चले कि आप इनको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लेफ्टवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, लेफ्टवर्ड भी कहते हैं और अपवर्ड भी कहते हैं इसे। जी, तो सप्लाई आपकी कहाँ शिफ्ट होगी, ग्राफ ज़रूरी है क्या माविया, क्या मतलब हुआ आपकी इस बात का? खिजर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं अपवर्ड, आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल से एक छोटा सा ग्राफ बना के मैं आपको बात समझाती हूँ जिनको ये लग रहा है कि ये अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है। ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। इस प्राइस पर आप ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस जो है वो आपकी सेम है, लेकिन सप्लायर ने अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से उन्होंने अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है। सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, सेम प्राइस पे उन्होंने सप्लाई इंक्रीज कर दी, यहाँ पॉइंट मिला है ना आपको, इट मीन्स सप्लाई आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है ना। किसी भी तरह आपका सप्लाई कब अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है इस सिचुएशन में? बात समझ में आई सबको? जिनको क्लियर नहीं हो रहा था, बाबर क्लियर हुई ये बात? अब देखो, अगर मुझे माविया कौन सा ग्राफ समझ नहीं आ रहा, ये अचानक आप क्या शुरू हो गए कि समझ में नहीं आ रहा? अभी तो मैंने ग्राफ इनिशियल इक्विलिब्रियम बनाया है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? अगर ये सप्लाई कर्व है और आप बता रहे हैं कि इस प्राइस पर जो है वो इतनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। अगर आपको आप किसी रीज़न की वजह से आप बोल रहे हैं कि सेम प्राइस है इस कमोडिटी की, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से, यानी फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर हमने बहुत सारे पढ़े थे, गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए हैं, तो टैक्सेस का इंक्रीज होना सप्लायर को डिस्करेज करता है और सप्लायर जो है वो अपनी सप्लाई कम कर देता है। तो प्राइसेस सेम है, लेकिन टैक्सेस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लायर जो है वो पहले से कम जो है वो सप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आपका सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, आपको ये पॉइंट मिला है। अब आपका सप्लाई कर्व जब अपवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा,
इट मीन्स कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कब आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिक्रीज होती है तो आप उसको जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट से जो है वो शो करते हैं। तो ये वो बातें हैं जो हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हुआ, इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही है। और अभी इतनी हो रही है, आगे और ज़्यादा होगी, क्योंकि रिवीजन इकोनॉमिक्स में मस्ट है, हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, तो सप्लाई कर्व आपका जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और बाकी सारे काम एग्जैक्ट वही हैं जो हम ऊपर के दोनों ग्राफ्स में करके आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, सब इसको हम S1 और D1 कह देते हैं। सप्लाई कर्व आपका जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ S1 से S2 पे, और आपने सेम उसी तरह डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट शो करना है कि सेम प्राइस पर अब सप्लायर कितनी सप्लाई करना चाह रहे हैं, इतनी सप्लाई करना चाह रहे हैं। न्यू सप्लाई कर्व आपको न्यू सप्लाई बता रहा है कि आप सप्लायर विलिंग हैं QS क्वांटिटी सप्लाई करना, और ये डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर्व पर हैं। आप मुझे बताओ, क्योंकि हम केसेस ऊपर करके आ रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सरप्लस सिचुएशन हो रही है या शॉर्टेज सिचुएशन हो रही है? उकाशा बिल्कुल ठीक है, तलहा, उमर बिल्कुल ठीक है। आपको सप्लाई ज़्यादा दिख रही है डिमांड से, या डिमांड ज़्यादा दिख रही है सप्लाई से? सप्लाई ज़्यादा है ना डिमांड से, और मुस्तजाब शॉर्टेज कैसे है? डिमांड तो वही है जहां पहले थी, डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, चेंज तो सप्लाई में आया है ना। सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई है, QS पे आ गई है, तो ये सप्लाई है और ये डिमांड है, तो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हुई ना। क्लियर है सबको ये बात? हम वही वैसे ही केसेस बार बार कर रहे हैं, वैसे ही केसेस बार बार कर रहे हैं। तो सप्लाई इंक्रीज हो गई है क्योंकि, तो अब न्यू सप्लाई जो है वो QS है, जबकि डिमांड वही अपनी ओल्ड प्लेस पर वही Q1 है। तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, इट मींस कि सरप्लस की सिचुएशन हो गई है, सरप्लस की सिचुएशन हो गई। और सरप्लस में फिर हम वही सारी बातें रिपीट करेंगे कि जब सरप्लस हो जाता है तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, सॉरी, सरप्लस की वजह से प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। प्रोड्यूसर देखते हैं कि डिमांड इतनी है नहीं, उनके पास इन्वेंट्रीज पाइल अप होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्राइसेस को कम करते हैं ताकि लोग डिमांड बढ़ाएं। जब आपकी प्राइसेस कम होंगी तो हमें पता है डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, तो डिमांड इंक्रीज होगी, सब कुछ प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होंगे, वो अपनी सप्लाई को कम करेंगे। अच्छा, अगर हमें सप्लाई को कम होता हुआ दिखाना है, हमें मूवमेंट दिखानी है, हम E' पॉइंट से मूव करेंगे या E1 पॉइंट से मूव करेंगे? रिपीट कर रही हूँ, अगर हमें क्वांटिटी सप्लाई को कम होते हुए दिखाना है तो हम E' पॉइंट से मूव करेंगे या E1 पॉइंट से मूव करेंगे? हुजैफा बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तलहा एक दफ़ा फिर सोच लो। हसनैन बिल्कुल ठीक है। लुकमान आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। मुस्तजाब इस वक्त सप्लाई, मुस्तजाब आपसे बोल रही हूँ मैं, और अभी प्रीवियस पे तलहा ने भी शायद यही ऐसी जवाब दिया। अभी हमारी सप्लाई E' पर है या E1 पर है? अभी हम जो सप्लाई कर रहे हैं QS क्वांटिटी, ये हमें पॉइंट E' बता रहा है या E1 बता रहा है? मुस्तजाब और तलहा से क्वेश्चन है मेरा। E1 पॉइंट हमें बता रहा है कि अभी सप्लायर कितनी सप्लाई कर रहे हैं, या E' पॉइंट बता रहे हैं हमें?
ई डैश पॉइंट बता रहे हैं ना हमें कि अभी हम क्यूएस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो जब हमें सप्लाई को डिक्रीज करते हुए दिखाना है तो हम ई डैश पॉइंट से ही मूवमेंट करेंगे ना, E1 पॉइंट से तो मूवमेंट करेंगे ही नहीं क्योंकि वहां पे तो हम है ही नहीं। तो लॉजिकल बात क्या है कि क्योंकि ई डैश पॉइंट बता रहा है कि आपकी इतनी सप्लाई है, तो आप यहीं से मूव करेंगे ना, इस कर्व पर ही, न्यू सप्लाई कर्व पर ही फॉरवर्ड या बैकवर्ड आप मूवमेंट करेंगे। और आपने अपनी सप्लाई को कम करते हुए दिखाना है, यानी आपने पीछे की तरफ आना है, तो आप बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। काइंडली इन बातों को समझ लो, ये वही सेम पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और क्वांटिटी डिमांड को आपने इंक्रीज करते हुए दिखाना है, ठीक है ना। नहीं नहीं, ये ई डैश है, ये ई डैश है, ये E1 है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप अभी डिमांड, आपको कौन सा पॉइंट बता रहे हैं, E1, कि आपकी डिमांड कितनी है, वही प्रीवियस लेवल पे Q1। तो आपको जब दिखाना है कि डिमांड इंक्रीज हो गई है तो आप डिमांड कर्व पे फॉरवर्ड मूव करेंगे। सही है, ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है सब स्टूडेंट्स को, ये वाला केस समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाला केस भी? चलो अब एक काम करो, मैं केस दे रही हूँ, उसको खुद से जो है वो पहले खुद से कोशिश करना, ताकि तुम लोगों को अंदाजा हो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, मैं एक केस दे रही हूँ, पहले खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, 5 मिनट दूंगी मैं, उसके बाद मैं बना के बताऊंगी और फिर आप लोग चेक करना कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। अच्छा जी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन। सबसे पहले तो सोचो कि इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा और क्या आएगा। सप्लाई पे आएगा, सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की बात हो रही है तो सप्लाई पे आपका इम्पैक्ट आ रहा है। सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? खिज़र बिल्कुल ठीक है। सब्स्टिट्यूट इन गुड इन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट जहन में रखना, उसको सब्स्टिट्यूट गुड से जो है वो कंफ्यूज नहीं कर देना। सब्स्टिट्यूट गुड इन प्रोडक्शन का हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐसा था कि वो गुड्स जो कि एज अ ऑल्टरनेटिव जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं यूजिंग द सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने एग्जांपल ली थी अपनी ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर की, तो अगर ट्यूबलाइट की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो प्रोड्यूसर इनकरेज होगा कि वो ट्यूबलाइट को ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो वो एनर्जी सेवर से रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके ट्यूबलाइट पे लगा देगा, जिसकी वजह से एनर्जी सेवर की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई कब आपका लेफ्ट और शिफ्ट होगा। तो इतना मैंने बता दिया कि सप्लाई पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी। अब बाकी आपने केस जो है वो खुद से ड्रॉ करना है। नवाब, अभी आपको मेरी आवाज़ का क्या करना है, आप अपना ग्राफ ड्रॉ करो ना। जी जी बिल्कुल अरसल, सप्लाई में चेंज आ रहा है तो सप्लाई का भी शिफ्ट होगा ना।
सप्लाई डिक्रीज हो रही है। अब आपने देखना है कि सप्लाई कर्व को आपने राइटवर्ड शिफ्ट करना है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, और कंप्लीट मार्केट इक्विलिब्रियम तक आपने जो है वो ड्रॉ करके देखना है। एक एक स्टेप सारा आपने कंप्लीट वैसी ड्रॉ करना है जैसे मैंने आप लोगों को करवाया है। आप मुझे दिखाओ नहीं, आप खुद से अपनी ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर ग्राफ बनाओ, और उसके बाद जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। हुज़ैफा डन, चलो गुड है। थोड़ा सा टाइम और दे देती हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करके, बस ये लास्ट ग्राफ है, उसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूंगी, ठीक है। बस ग्राफ जब भी ड्रॉ हो गया आपका, ग्राफ ये लास्ट केस ड्रॉ करके, नहीं अटेंडेंस होगी अभी, अटेंडेंस अभी लूँगी। जी जी जी, आप लोग ने ड्रॉ कर लिया। चलो अब मैं बनाती हूँ। अब आप लोग जो है वो देखना कि आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है। जी मुस्तजाब इंशाल्लाह। और देखो जिस तरह मैं प्रॉपर लेबलिंग कर रही होती हूँ, हमेशा प्रॉपर लेबलिंग करना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या प्लॉट किया आपने, प्रॉपर जो है वो लिखना है। ठीक है, G1 S1 इनिशियल इक्विलिब्रियम, प्राइस है आपकी P1, बिल्कुल भेज दूंगी, बिल्कुल अपने लिए थोड़ी मैंने अपलोड करनी है। अपलोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसी हो जाएगी अपलोड तो मैं कर दूंगी। ओके, तो क्योंकि सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस के इंक्रीज होने से मेन गुड्स की सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड जिसे आप बोलें वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम प्राइस पर आप पीछे की तरफ आएंगे। अब सेम प्राइस पर आप देख रहे हैं कि सप्लायर सिर्फ इतनी सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबने डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बनाया था, यही सबका डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट था। निदाल आपने कहीं मिस्टेक करी है, आपका यहाँ पे नहीं आया है। सप्लाई कर्व को आपने लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट करा है। हाँ तो सप्लाई आपकी, मैं बता देती हूँ, सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन की जब प्राइस इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल हमने सब्सिट्यूट इन प्रोडक्शन में दो एग्जांपल ली, ट्यूबलाइट और एनर्जी सेवर। ठीक है, ये वो दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि तकरीबन सेम फैक्टर्स और प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट हैं, एक ही कंपनी बना रही है इन दोनों को, सही है।
अगर प्राइस ऑफ ट्यूबलाइट इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर इनकरेज होगा कि वो ट्यूबलाइट को ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो वो क्या करेगा कि एनर्जी सेवर से रिसोर्स डाइवर्ट करके ट्यूबलाइट पे लगा देगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी सेवर की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई डिक्रीज होने जब भी होती है, मैंने ऊपर भी लिखा था कि आपका सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, यहाँ लिखा था मैंने, ठीक है। सप्लाई जब आपकी डिक्रीज होती है तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो आपकी सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई। ट्यूबलाइट विल इंक्रीज शिफ्टिंग इट्स कर्व। हाँ निदाल, हमने ट्यूबलाइट की अगर हम सप्लाई देखने लग गए तो वो तो प्रोडक्ट की अपनी प्राइस का चेंज हो गया ना, उसकी वजह से तो मूवमेंट होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम बात करें सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मेन प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो सेम प्राइस पर आप कह रहे हैं कि अब सप्लायर इतना सप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन कौन सी हो गई है हमारी? शॉर्टेज की सिचुएशन हो गई है, क्योंकि सप्लाई आपकी कम होके क्यूएस हो गई है, जबकि डिमांड वही अपनी प्रीवियस जो है वो प्लेस पर है क्यू1 पे। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज में हमें पता है कि प्राइसेस क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो डिमांड कर्व पे हम बैकवर्ड मूव करेंगे, सप्लाई कर्व पे हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, और फाइनल इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ मेंटेन हो जाएगा। जी, किस हद तक आप लोगों का ग्राफ ऐसे ही बना है? कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे ही ग्राफ बनाया था? उमर वाहिद, वेरी गुड, 80% सेम है। नाइन्टी परसेंट, ठीक है। चलो अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की, ठीक है। और अगेन कह रही हूँ कि जो फेक नेम से आ रहे हैं मैं उनकी अटेंडेंस लगाऊंगी ही नहीं। तो आज मैं लगा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने अपने नेम के साथ जो है वो क्लास अटेंड करनी है। तलहा, ये फाइनल इक्विलिब्रियम ही है E2 फाइनल इक्विलिब्रियम है ना। E2 पे आप देख रहे हैं कि न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ओल्ड डिमांड कर्व को। न्यू सप्लाई कर्व इज इंटरसेक्टिंग ओल्ड डिमांड कर्व। तो आपको E2 पॉइंट पे दिख रहा है ना कि आपकी जो है डिमांड इक्वल है सप्लाई के, जितनी डिमांड भी आपकी Q2 है, सप्लाई भी Q2 है। तो फाइनल इक्विलिब्रियम आपका जो है वो E2 है। सही है जी अरसर? कितनी दफ़ा तुम लोग ये बात बोलोगे? मैंने बोल तो दिया कि PDF सेंड कर दूंगी। अच्छा, बहरहाल मलाइका, मलाइका, और मैं फिर अटेंडेंस लगा रही हूँ। Movement along the supply curve occur because of change in price of the own price of the commodity। ठीक है, कमोडिटी की अपनी प्राइस जब चेंज होगी तो मूवमेंट होगी, अदर फैक्टर चेंज होगा तो शिफ्टिंग होगी। ओके मलाइका। मलिक जरियाब खान, प्रेजेंट। ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया अफजल, प्रेजेंट। ओके, मरियम सलीम, मरियम सलीम प्रेजेंट। ओके, माविया आप भी हैं। मिनाल अली, तो मेरे ख्याल में ये तो पता नहीं कौन है जो आते नहीं हैं। मिर्ज़ा इकरामुल्ला बेग और मिर्ज़ा करामुल्ला बेग, आप दोनों भी प्रेजेंट हैं। ओके, मोहम्मद फयाज, मेरे ख्याल में ये भी क्लास अटेंड नहीं करते। मोहम्मद फयाज,
मोहम्मद अब्बास भी मेरे ख्याल में प्रेजेंट नहीं है। मोहम्मद अदील आरिफ, मोहम्मद अदील आरिफ, आप भी नहीं ले रहे हैं क्लास। ओके रहमतुल्लाह, मैं आपकी लगा दूंगी प्रेजेंट, ठीक है। मोहम्मद अहमद सन ऑफ निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अहमद, अहमद निज़ाम, ओके। मोहम्मद अहमद फ़की, उमर नाम तो आने दें अपना, ओके। मोहम्मद उमर, मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं आप। मोहम्मद अहमद फ़की, मोहम्मद अहमद फ़की भी नहीं ले रहे क्लास, ओके। मोहम्मद अली आसिफ, जी अहमद निज़ाम आपकी लगा दी है मैंने, तो अहमद फ़की पे आप क्यों बोल रहे हैं। मोहम्मद अली आसिफ, ओके। मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली आसिफ भी नहीं ले रहे क्लास। मोहम्मद अम्मार अजमल, मोहम्मद अनस शरीफ, तुम लोग मुझे पहले से ना बताओ, मैं भूल जाऊंगी, फिर बाद में मत बोलना कि मिस आपने मेरी नहीं लगाई। थोड़ी देर वेट कर लो। मोहम्मद फरहान खान सन ऑफ मोहम्मद आगा खान, ठीक है। जरियाब अभी आपकी आई नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं। मोहम्मद अनस शरीफ भी नहीं है। मोहम्मद अरसल आमिर, आप प्रेजेंट हैं। मोहम्मद असद खान, प्रेजेंट, ओके। बाबर अली भी प्रेजेंट हैं। जो वाकई में पढ़ने वाले हैं वसीम, वाकई में उन्हें सुकून महसूस हुआ होगा। मुझे नहीं पता बाकी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास कैसी हो रही है, बट मेरी कोशिश ये है कि ऑनलाइन क्लास आपकी जितनी बेहतर हो सके वैसी हो, ठीक है, और आपको सब क्लियर समझ में आए। मोहम्मद नवाब, अनस रिमूव हो गए थे वो, उनकी तो मैं लगाऊंगी भी नहीं। मोहम्मद फरहान खान सन ऑफ मोहम्मद रिजवान खान, उस्मान अभी आपका नाम नहीं आया है, रुक जाए। सन ऑफ मोहम्मद रिजवान खान, ये भी प्रेजेंट है। फरहान खान, अच्छा आप भी प्रेजेंट हैं, तो दो नाम एक जैसे हैं। चलो, अच्छा है कि आप लोगों को समझ में आया क्लियर सब। मोहम्मद फुरकान खान, दोनों फरहान प्रेजेंट हैं, ओके। मोहम्मद फुरकान खान है जी। इब्राहिम खिजर, मोहम्मद हारिस, मैं नाम लिए जा रही हूँ जैसे जैसे आप लोग रिप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन शेख, ओके हारिस, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हारिस और हसनैन शेख प्रेजेंट है। मोहम्मद हसान और मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हसान और मोहम्मद हुजैफा, जैसे जैसे आप लोग की लगती जा रही है आप लोग जो है वो जा सकते हैं। मोहम्मद हसान, मोहम्मद हुजैफा, हुजैफा अजीज नहीं है, सन ऑफ मोहम्मद असलम। हसान अरशद आप हैं प्रेजेंट, हुजैफा नहीं है। हुजैफा असलम प्रेजेंट नहीं है, ओके। हुजैफा अजीज तो प्रेजेंट हैं। मोहम्मद हुजैफा खान, मोहम्मद हुजैफा खान, हुजैफा अजीज आपके लगा दिया मैंने। मोहम्मद हुजैफा खान भी प्रेजेंट है। मोहम्मद हुजैफा शेख, हुजैफा शेख इब्राहिम खिजर प्रेजेंट हैं। मोहम्मद खिजर भी प्रेजेंट हैं, है ना। हुजैफा शेख बता दें अगर आप प्रेजेंट हैं तो। मोहम्मद नबील सिद्दीकी, मोहम्मद नबील सिद्दीकी, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद निदाल नवीद, मोहम्मद राफे सिद्दीकी, इब्राहिम आपकी लगा दी है, मोहम्मद नवाब आपकी लगा दी है, निदाल नबी लगा दी है, राफे प्रेजेंट हैं। राहील अख्तर, ओके राहील।
मोहम्मद साद अंसारी, साद अंसारी प्रेजेंट हैं। सलमान खान आए थे, इनको जाना होता है हमेशा जल्दी। ओके, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद तलहा साजिद, तलहा साजिद भी हैं और तलहा भी हैं, दोनों प्रेजेंट हैं। उमर खान मैं आपकी लगाती हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले। ओके, मोहम्मद उकाशा भी प्रेजेंट हैं। अच्छा, मोहम्मद उमर भी प्रेजेंट हैं, मोहम्मद उमर दावर और मोहम्मद उमर खान। अब ये आप लोग मुझे बता दें कि उमर वाहिद तो मेरे पास कोई नहीं है, उमर है, मोहम्मद उमर दावर है, मोहम्मद उमर खान है। उमर खान प्रेजेंट है, मोहम्मद उमर दावर, अच्छा मोहम्मद उमर दावर है, ठीक है। मोहम्मद उस्मान, ओके, मोहम्मद उस्मान। अरसल आमिर, अरसल आपकी लगा दी मेरे ख्याल में। मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान हाशमी, मोहम्मद उस्मान वसीम, मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद यासिर अली, ओके वसीम, यासिर अली, यासिर भी प्रेजेंट थे आई थिंक। अच्छा, यासिर को भी मैंने क्या रिमूव किया था, तो याद नहीं आ रहा किसको रिमूव किया था मैंने। मोहम्मद ज़रियाब, जी उज़ैर लगा दी मैंने आपको। मोहम्मद ज़रियाब भी प्रेजेंट हैं, मोहम्मद लुकमान भी प्रेजेंट हैं, मुस्तजाब, नमीरा, रहमत तारिक, ये सब प्रेजेंट हैं। इमशा बतूल आप भी प्रेजेंट हैं। ओके ओके ओके, उस्मान वसीम आपकी लगा दी है मैंने। रमशा बतूल, रमशा कुरैशी, रहमतुल्लाह भी हैं। मोहम्मद अब्बास चंगेज़ तो ठीक है, उनका मैसेज आ गया मेरे पास। जी मैंने सबकी लगा दी है, ओके। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले प्रोबेबली जो नेक्स्ट क्लास जो है, जी सबकी लगा दी, मुस्तजाब लगा दी आपकी। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो है आपने ये सारे जो 4 ग्राफ्स और 4 केसेस जो हमने करे हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो इनकी प्रैक्टिस करनी है। जी अहमद निज़ाम लगा दी होगी ना सबकी, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट बोला होगा तो लगा दी है सबकी। अहमद निज़ाम, जी आपकी भी लगा दी है। अहमद फ़की मेरे ख्याल में आए नहीं हैं, और अदील आरिफ, मोहम्मद फयाज़, इन सब की नहीं है। ठीक है, ओके, चलो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अदील ने मुझे प्रेजेंट नहीं बोला, अब आए थे तो मुझे नहीं पता वो कहाँ थे, उन्होंने प्रेजेंट नहीं बोला। जी जाएं आप दही लेने, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी उमर मैंने आपकी लगा दी है।